हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 24 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आधिकारिक शुभांकर का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिराई तोवा इज़ द ऑफिशियल मास्कॉट ऑफ टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स। तो 2020 में होने थे लेकिन अब हो रहे हैं 2021 में, लेकिन इनको कहा जाएगा 2020 ओलंपिक्स। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, जो ओलंपिक मास्कोट है या फिर शुभांकर है, ये 1932 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हुए हैं, यहाँ से इनका जो है प्रचलन शुरू हुआ है। यहाँ से इनको जो है एक शुभांकर देना की जो परंपरा है ये शुरू हुआ है। आपको जानना चाहिए, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स होते हैं, दोनों ही 2 साल के गैप में होते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो इस बार हो रहे हैं, इसका जो मास्कोट है ये है मिराई तोवा। ये क्या है? ये फ्रेंड्स एक रोबोट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और 2022 में अगले साल जो बीजिंग विंटर गेम्स होने वाले हैं, इसका जो शुभांकर बनाया गया है, जो मास्कोट बनाया गया है, ये है जायंट पांडा, जिसका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन। बात करें फ्रेंड्स इस बार के टोक्यो 2020 ओलंपिक्स की, तो आपको जानना चाहिए ये 32nd ओलंपिक गेम्स हैं। ठीक है, तो याद रखिए 32वां ओलंपिक गेम है, ये पूछ लिया जाता है इस तरह से। और 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये चलने वाले हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए इसका जो इनका जो ये जो गेम्स हैं, इनको किसने इनोग्रेट किया है? ये किया है जापान के एम्परर नरुहितो ने। और जो यहाँ पर फ्लेम जो जलाई है, जो यहाँ पर फ्लेम जलाई है, ये जलाई है जापान की जो टेनिस स्टार है नाओमी ओसाका ने। आपको बता दें, अब तक जो ये फ्लेम जलाने के लिए जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, ये प्रोपेन जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। साथ ही इस बार जो ये ओलंपिक्स हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो 2020 गेम्स हैं, ये 4th टाइम ऐसा हो रहा है कि जापान जो है ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1964 में समर ओलंपिक्स को होस्ट कर चुका है, 1972 में विंटर ओलंपिक्स को होस्ट कर चुका है और 1998 में भी विंटर गेम्स को होस्ट कर चुका है। तो पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जापान ने इस बार जो है कौन सी भी बार ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि टोक्यो ये एशिया की पहली सिटी बन गई है जो कि दूसरी बार ओलंपिक्स समर गेम्स को होस्ट कर रही है। और इस बार आपको जानना चाहिए कि मेडिसन साइकिलिंग, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, इन तीनों ही स्पोर्ट्स ने जो है वापसी की है ओलंपिक गेम्स में। और इस बार जो गेम्स अपना डेब्यू कर रहे हैं, जो पहली बार अब ओलंपिक्स में खेले जा रहे हैं, ये है कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है द इंडियन कॉन्टिजेंट विल कम्पीट अक्रॉस 30 डिसिप्लिन्स। दूसरा है द गेम्स इंक्लूड 339 स्पोर्टिंग इवेंट्स इन 33 डिसिप्लिन्स। तीसरा है टोक्यो इज़ होस्टिंग द गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 1964। फोर्थ है द टोक्यो 2020 मेडल्स हैव बीन क्राफ्टेड फ्रॉम रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो इसमें गलत कथन है वो है ए, इंडियन कॉन्टिजेंट विल कम्पीट अक्रॉस 30 डिसिप्लिन्स। तो 30 डिसिप्लिन्स में भारत यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। देखिए, स्पोर्टिंग इवेंट्स और डिसिप्लिन में अंतर होता है। डिसिप्लिन्स मतलब कि कोई एक गेम हो गया, फिर उसमें भी कई तरह के गेम्स उसके अंतर्गत आते हैं, उनको बोलते हैं फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स। जैसे रेस है, तो रेस भी कई तरह की हो सकती है, तो रेस जो है एक डिसिप्लिन है। और स्पोर्टिंग इवेंट्स, उसके अंदर जो अलग अलग तरह की रेस होती हैं, अलग अलग दूरी की रेस होती है, उनको बोलते हैं फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्टिजेंट है, इसमें 120 एथलीट्स भाग लेने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। कितने डिसिप्लिन्स में? टोटल 18 डिसिप्लिन्स में, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो 11,200 एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
ये मैं आपके लिए एक इमेज लाया हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से पॉइंट बन सकता है। तो देखिए हमारा वो वाला ऑप्शन भी सही है, टोक्यो 2020 मेडल्स हैव बीन क्राफ्टेड फ्रॉम रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करके यहाँ पर मेडल बनाए गए हैं। टोटल 339 स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं और 33 डिसिप्लिन्स में खेला जा रहा है। 11,200 एथलीट्स हैं यहाँ पर, 120 इंडियंस भाग ले रहे हैं और टोटल 42 वेन्यूज़ हैं। और डेब्यू कौन कौन से स्पोर्टिंग इवेंट्स कर रहे हैं? कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है इसमें जो फ्लैग बेरर रहे हैं भारत की ओर से, ये रहे हैं मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ऑफिशियल मास्कोट है मिराई तोवा। और आपको जानना चाहिए अब तक की सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं ओलंपिक्स में? ये जीते हैं माइकल फिलिप्स ने। ये स्विमर हैं, इन्होंने 28 मेडल्स यहाँ पर जीते हुए हैं। और अभिनव बिंद्रा ये अकेले ऐसे भारतीय हैं, इंडिविजुअल हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता हुआ है। किस स्थल से उसकी विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो लिवरपूल इंग्लैंड हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो देखिए जो पूरा वाटर फ्रंट है इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो देखिए लिवरपूल इंग्लैंड, इसका जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है ये यूनाइटेड नेशंस कमेटी ने इससे वापस ले लिया है। क्यों लिया है? इन्होंने कहा है कि जो आपका ये वाटर फ्रंट है आपने कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं जो कि इस पर खतरा पैदा करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब ये जो है केवल तीसरी ऐसी साइट है अब तक जिसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जिससे छीन लिया गया। अगर हम 1978 की बात करें, इससे पहले अरेबियन और एक सेंचुरी ओमान की है ये, और ड्रेस्डेन एल्बे वैली जो कि जर्मनी की है, इनसे भी इनका स्टेटस ये वापस ले लिया गया था। और इसको जो लिवरपूल है इसको साल 2004 में ये वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया था। तो देखिए आप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर म्यूज़ियम ऑफ लिवरपूल ये नहीं है अगर हम 2004 की बात करें जब इसको स्टेटस दिया गया था, लेकिन अब 2020 में इन्होंने ये बना दिया है। तो इस यहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ है यूनाइटेड नेशंस को। साथ ही रेडियो सिटी टावर पे आप देखिए टावर है और इसके आगे अब 2020 में स्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा कर दिया है। तो ये सभी जो है यूनाइटेड नेशंस को पसंद नहीं आया इनका काम। आगे बढ़ते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM की अधिकतम सीमा क्या है जिसका DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 2.5 किलोमीटर इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि MPATGM ये क्या है? तो आपको याद रखना है ये मिसाइल है। फुल फॉर्म क्या होती है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो देखिए इसकी मिनिमम रेंज के लिए यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी और DRDO द्वारा किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो साथ ही आपको जानना चाहिए तो की गई थी मिनिमम रेंज के लिए, और जो इसकी मैक्सिमम रेंज है ये 2.5 किलोमीटर्स की है। DRDO के बारे में अगर हम बात करें तो चेयरमैन है DRDO के डॉक्टर G सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना साल 1958 में की गई थी। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। RBI रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत खुदरा निवेशकों को किस खाते को खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अंडर द RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिटेल इन्वेस्टर्स विल हैव द फैसिलिटी टू ओपन एंड मेंटेन RDG अकाउंट। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए आप सभी जानते हैं, देखिए शेयर मार्केट में शेयर खरीदना बेचना काफ़ी आसान है क्योंकि कई तरह की ऐप्स भी अब आ गई हैं, तो आप भी खरीद सकते हैं, हम भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है? RBI के थ्रू वो पैसा लेता है, ठीक है। किसके थ्रू? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। तो RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफर करता है लोगों को और उसके बदले में पैसा आता है RBI के पास, वो गवर्नमेंट को दे देता है। और बदले में जिन्होंने पैसा दिया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने के बदले जिन्होंने पैसा दिया है, उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है मिलता रहता है, तो उनकी अर्निंग होती रहती है। तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है 10 साल के लिए आपने सिक्योरिटी ली हुई है या 30 साल के लिए ली हुई है, तो इस तरह की
टाइम पीरियड भी होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हाई प्रोफाइल जो बिजनेस हैं या फिर एंटिटीज़ हैं, यही जो इनको बाय करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो ये सभी बाय करते हैं। आप हो गए और मैं हो गया, हम लोग जो है इसमें इनको खरीद नहीं सकते। लेकिन अब आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो इसमें जो आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स हैं, हम भी इन सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हमें आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, आरडीजी अकाउंट, ये हमें बनाना होगा। और साथ ही ये अकाउंट बनाने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल भी आप एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है हमको रजिस्टर कर दिया जाएगा या आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। साथ ही एक ये निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है। ये फ्रेंड्स एक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम होता है। देखिए पहले क्या होता था, कोई ट्रेडिंग करनी हो तो आप फ़ोन कॉल्स लगाते थे, उसके बाद ट्रेडिंग की जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन सब हो गया, तो स्क्रीन पर आप पूरा अपना ट्रेडिंग देख सकते हैं कि जो है किस तरह की वैल्यूज़ चल रही हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का क्या क्या हिसाब चल रहा है, वो सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उस सिस्टम को कहते हैं निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, ये बोलते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए किस तरह की सिक्योरिटीज़ अब कोई इंडिविजुअल ले सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज़, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इन सभी सिक्योरिटीज़ को अब एक इंडिविजुअल जो है बाय कर सकता है। किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित छात्रों के लिए कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं और किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, कोविड-19 के कारण माँ को खोया है या फिर अपने पिता को खोया है या दोनों को खोया है, तो हम उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो एचडीएफसी का एक आप इस तरह से कह सकते हैं कार्यक्रम है जिसका नाम है परिवर्तन। तो इसके तहत एचडीएफसी बैंक यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो याद रखिएगा परिवर्तन, ये किसका प्रोग्राम है, ये एचडीएफसी बैंक का प्रोग्राम है। तो इसके तहत 15,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके सीईओ शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। एचपीसीएल ने किस बैंक के साथ साझेदारी में सुपर सेवर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एचपीसीएल इन पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च्ड सुपर सेवर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर सेवर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जब भी इस तरह के किसी पेट्रोल कंपनी के साथ, ऑयल कंपनी के साथ जब कोई बैंक कोई कार्ड लॉन्च करता है, इसका मतलब जब आप उस कार्ड के थ्रू पे करेंगे उस ऑयल कंपनी के आउटलेट पे, तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा या फिर पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसी तरह की ये साझेदारी चलती है। तो यहाँ पर भी 5% का कैशबैक आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो सीईओ संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है हम है ना। वह नई सीमा क्या है जिस तक कोई बैंक अन्य बैंकों के किसी भी निदेशक को व्यक्तिगत ऋण प्रदान कर सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 5 करोड़ रुपीज़ 5 करोड़ इज द न्यू थ्रेशहोल्ड अप टू विच अ बैंक कैन ग्रांट पर्सनल लोन्स टू एनी डायरेक्टर ऑफ अदर बैंक्स। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अब जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है इसको बढ़ा दिया है। किस चीज़ की थ्रेशहोल्ड लिमिट है फ्रेंड्स? ये देखिए कोई भी बैंक किसी और बैंक के जो डायरेक्टर हैं उसको पर्सनल लोन्स दे सकता है। तो पहले ये सीमा 25 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्पार्क्सेन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो विश्वनाथ आनंद वॉन द स्पार्क्सेन चेस ट्रॉफी और इन्होंने रशिया के व्लादिमीर क्रामनिक इनको हराया है। फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद से जुड़े हुए फैक्ट्स
आपको जानने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला फैक्ट तो यही है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे और 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैम्पियन हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए बचपन से ही चेस खेलने में इनकी जो प्रतिभा थी उसको देखते हुए इन्हें लाइटनिंग किड का नाम भी दिया गया था। साथ ही आपको जानना चाहिए ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता हैं, 1991-92 के पहले प्राप्तकर्ता हैं। आपको ये भी जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। साथ ही आपको जानना चाहिए इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था साल 2007 में, और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने थे। तो कई सारे फर्स्ट इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सभी फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कौन सी टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल नवीनतम सदस्य नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अजरबैजान इज नॉट द न्यूएस्ट मेंबर एडेड टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड इनको जो है अपने नए मेंबर्स के रूप में शामिल किया है। और आपको बता दें एशिया रीजन में अब जो आपका मंगोलिया है ये 22वीं कंट्री बन गया है जो मेंबर है आईसीसी की, और जो ताजिकिस्तान है ये 23वीं कंट्री है एशिया में जो कि आईसीसी की मेंबर बनी है। साथ ही जो आपका ये है स्विट्ज़रलैंड है, ये यूरोप की 35th कंट्री है जो कि आईसीसी का मेंबर बनी है। अब टोटल आईसीसी में 106 मेंबर्स हो गए हैं। आपको जानना चाहिए आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और यहाँ के सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। हेडक्वार्टर्स है दुबई यूएई में। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था, जो आईसीसी के सीईओ है मनु साहनी, इन्होंने हाल ही में रिजाइन दे दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनने वाला है मथुरा रिफाइनरी में। देखिए, आपको जानना चाहिए जो रिफाइनरी होती है यहाँ पर क्या होता है, जो भी क्रूड ऑयल होता है उसको फिर पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है, तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और कार्बन जो है एमिट होता है। तो अब उसी कार्बन को यहाँ पर हटाना चाहते हैं और उसके बदले हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब यूज़ होगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे प्राप्त होगा? वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देंगे। तो स्प्लिट करने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम सोलर पावर और विंड पावर का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आपको जानना चाहिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। कौन सी राज्य सरकार ब्लॉकचेन संचालित शैक्षिक दस्तावेजों को रोल आउट करने वाली दुनिया की चौथी सरकारी संस्था बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिकम ओनली द 4th गवर्नमेंट एंटिटी इन द वर्ल्ड टू रोल आउट ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए, लेजिट टॉक ये एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की मदद कर रहा है, किस लिए? ताकि ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल क्रेडेंशियलिंग सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जा सके। इसके तहत फ्रेंड्स ये जो ब्लॉकचेन सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं, इसके तहत 1 मिलियन टेम्पर प्रूफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स जो हैं जारी किए गए हैं। यानी कि आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्परिंग नहीं कर सकते, उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, और कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी उनको वेरीफाई किया जा सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है ईजाद की गई है। तो डिजिटली फॉर्म में ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। आपको जानना चाहिए इससे पहले माल्टा, सिंगापुर और बहरीन ये भी इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुके हैं, जिसमें सर्टिफिकेट जो है डिजिटली फॉर्म में दिए जाते हैं और उनको वेरीफाई भी कहीं पर भी किया जा सकता है। तो अब महाराष्ट्र सरकार जो बन गई है ये 4th गवर्नमेंट एंटिटी बन गई है माल्टा, सिंगापुर और बहरीन के बाद। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जालान is the author of the book titled The India Story। और आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी ये बुक्स लिख चुके हैं। तो 2020 में भी इनकी एक लेटेस्ट बुक आई थी इंडिया देन एंड नाउ। उससे पहले 2018 में इंडिया अहेड और 2012 में आई थी पॉलिटिक्स ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स। किस राज्य के पेरुमकुलम गांव को पुस्तक ग्रामम यानी कि किताबों का गांव घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
सो केरल्स पेरुमकुलम विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ पुस्तका ग्रामम, यानी कि विलेज ऑफ बुक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस विलेज में आपको जगह जगह पर इस तरह के कियोस्क आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर कई तरह की बुक्स रखी रहेंगी और आप उनको वहीं पर पास से बैठकर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का कहा गया है किताबों का गाँव। और आपको जानना चाहिए इसको जो है ये अनाउंसमेंट की गई है नेशनल रीडिंग डे, जो कि जून 19 को ये मनाया गया था। तो इस तरह का अनाउंसमेंट तब की गई थी और इसको अब जो है लॉन्च किया गया है। तो पिछले महीने इसको अनाउंसमेंट हुई थी और इस महीने इसको लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि इस तरह का डिक्लेरेशन यहाँ पर दे दिया गया है। आपको जानना चाहिए इससे पहले महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में जो भिलार है, तो इसको भी इस तरह का विलेज ऑफ बुक्स डिक्लेयर किया जा चुका है साल 2017 में। मोहन बागान रत्न से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो शिवाजी बनर्जी विल बी कन्फर्ड विद मोहन बागान रत्न पोस्ट्यूमसली। देखिए पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मृत्यु के बाद किसी को किसी पुरस्कार से जब सम्मानित किया जाता है तो उसको बोलते हैं मरणोपरांत। तो देखिए ये फॉर्मर इंडियन और मोहन बागान के जो है गोलकीपर रहे हैं शिवाजी बनर्जी, और ये किस लिए जो है चर्चा में रहे थे, क्योंकि 1977 में एक एग्जीबिशन मैच खेला जा रहा था और इन्होंने पेले को जो है गोल नहीं करने दिया, उनको ब्लॉक कर दिया था बिल्कुल। तो इसलिए ये काफ़ी फेमस रहे हैं इस एक्ट की वजह से शिवाजी बनर्जी। तो इनको मोहन बागान रत्न इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2020-21 के दौरान भारत के कृषि निर्यात में 2019-20 के दौरान निर्यात की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2020-21 हैव रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 17.37% एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2019-20। तो देखिए अगर हम 2019-20 की तुलना करें 2020-21 से, तो जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ये 17.37% जो है बढ़ा है। और मेरीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो पीसीएस जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत जो है एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, तो आंसर होगा मेरीन प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट करता है। साथ ही आपको जानना चाहिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी साल 2018 में लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019-20 में अगर हम देखें तो 35,157 जो है मिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 2020-21 में 41,265 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट यहाँ पर किया गया है। 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 कौन सा संस्थान आयोजित करेगा? IIT रोपड़, CIRT पुणे, एम्स दिल्ली या फिर NIEPVD देहरादून? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो NIEPVD देहरादून विल ऑर्गेनाइज द 5th नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़। तो देहरादून में है और ये होस्ट करेगा 5th नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 24 और 25 जुलाई को। आपको जानना चाहिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ये है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है रामदास अठावले, प्रतिमा भौमिक और A नारायण स्वामी। अब जान लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। AY.1 and AY.2 are known as Delta Plus variant. What is the capital and currency of the Bahamas? Answer is Nassau and dollar. B.1.617.1, a variant of COVID-19 is known as the Delta variant. Who has been named Deputy Leader of House in Rajya Sabha? Answer is Mukhtar Abbas Naqvi. Who is said to become the first Indian table tennis player to feature in 4 Olympics? आंसर इज अचांता शरद कमल। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने 5 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। देखिए 2 से 2,500 तक एस्पिरेंट्स जो है हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं, लेकिन केवल 30 से लेकर 35 एस्पिरेंट्स ही डेली इनके आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए, पार्टिसिपेट किया कीजिए आप डेली इन क्वेश्चंस में। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा?
नेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स पर्सन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। नेम द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। Which country has reported the first human infection case with the monkey bee virus? And the last question is Science Exploration Day, also called Moon Day, is marked every year on which date? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स वीडियोस को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।